से बड़ी खबर है, नाव हादसे से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। 17 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी बांदा से इस वक्त है। नाव हादसे से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको दे दें कि हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है और 17 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये बड़ी खबर, मौके पर आला अधिकारी मौजूद हैं। सीएम की नजर लगातार बनी हुई है। अधिकारी वहां पर जाकर के मौके का मुआयना कर रहे हैं। जो गोताखोरों की टीम वहां पर मौजूद है, रेस्क्यू के लिए जो टीम वहां पर मौजूद है, उनसे भी लगातार बातचीत हो रही है। कहां पर परेशानी आ रही है, देखिए लंबा वक्त हो गया। 17 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हादसे में 4 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके की तस्वीरें आप देख रहे हैं। परिजन वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो उनके अपने लापता हैं उनका कोई सुराग लग जाएगा, उनका पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक जानकारी ये है कि 17 लोग लापता हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी जो रेस्क्यू के लिए टीम वहां पर है उनको नहीं लग पाई है। तो एक बड़ी खबर आपके सामने, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कल से ही 4 लोगों के शव निकाल दिए गए। 4 तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए बांदा में बड़ा हादसा हुआ। नाव अचानक से बीच नदी में पलट गई, जिसके बाद सभी लोग नदी में डूबे। 4 के शव निकाल लिए गए हैं। 4 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी 17 लोग लापता बताए जा रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर रात भर चलता रहा। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ऐसी जानकारी है। अचानक से यह हादसा, कुछ लोग तैर करके अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन जो डूब गए उनके बारे में अभी भी कोई जानकारी हाथ नहीं लग पाई है। 17 लोग बताए जा रहे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है और 4 लोगों की मौत हो चुकी है। उनके बारे में भी शिनाख्तगी उनकी हो चुकी है। परिजन वहां पर पहुंचे हुए हैं। जो लापता हैं उनकी तलाश लगातार जारी है। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है, वो आप देखिए। पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, आसपास के गांव वाले यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। कल जब से यह हादसा हुआ उसके बाद से हड़कंप है। इस समय मौजूद हैं बांदा के मरका घाट पे, यमुना नदी के किनारे, उसी घाट पे जहाँ जिसके नज़दीक कल एक बड़ा हादसा हुआ था। नाव पलटने से लगभग 3 दर्जन लोग डूब गए थे, जिनमें से 13 लोगों को बचा लिया गया है और 17 लोग अभी भी लापता हैं। धीरे धीरे अब इस जगह पे जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो लोग इकट्ठा होने लगे हैं और रो गा रहे हैं, अपनों को याद कर रहे हैं। अभी वो मिले नहीं हैं, ना ही उनका पता चल रहा है। तो बहुत करुण स्थिति है। यहाँ कुछ महिलाएँ हैं, आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या हुआ था, हादसा कैसे हुआ था, कौन था उनका, ये चीज़ें जानते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जयत्री नाम है। जयत्री, कौन था नाव में आपका? आदमी। क्या, कहाँ जा रहा था? गाँव बुला रही हाँ, बाहर से मैं कहते हर कहीं जाओ। तो क्या हुआ? नाम बूढ़ के अभी पता नहीं चला? अभी मैं का नहीं पता चलत। मैं भैया क्या पता नहीं है, पूरी रात देखी डर। आपका क्या नाम है? हमारा नाम देवरती। देवरती, आप किसके साथ आई हैं? ये हमारी बहन है। अच्छा, तो क्या हुआ था? अब त्योहार का बाहर से बुला लिए कि आ जाओ त्योहार कर दे। हाँ। तो आए हैं, बस ये उतर आई है पार, वह पार तब चले गए, बस बूढ़ गए। लड़का उनके लगे नहीं पहुँच। तो वो उस पार, क्या घर उस पार है क्या? हाँ, फतेहपुर में? हाँ, ये सरकंडी। अच्छा। हाँ। और यहाँ कहाँ से जा रहे थे? ससुराल से। ससुराल में रुके हैं, बस चले गए गाँव में। तो ससुराल से अपने गाँव वापस लौट रहे हैं? हाँ। अभी तक कुछ पता नहीं चला? हाँ, कुछ पता नहीं चल रहा सर। और कितने लोग थे उनके साथ? 2 लोग बच गए हैं। पैरिया है हमारा लड़का और हमारा नंदोई, और बच गए। और वो नहीं है? हाँ। क्या नाम था उनका? क्या नाम है? झुंडू। तो आप देख रहे हैं कि एक झुंडू नाम के व्यक्ति का भी पता नहीं है, जो यहाँ से अपनी ससुराल से वापस अपने घर फतेहपुर स्थित जा रहा था। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है और वो यहाँ उनके इंतज़ार में बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब
उनके अपने का कुछ जानकारी आएगी, सुखद आएगी या दुखद आएगी, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही है। अब एसडीआरएफ द्वारा फिर से ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। अब देखने की बात ये होगी कि कितनी जल्दी बाकी रिकवरी होती है। अभय निगम, एबीपी गंगा बांदा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर है, नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में एक और खुलासा हुआ है। बिना लिखित तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। ये बड़ा खुलासा हुआ। मौखिक तहरीर पर पुलिस ने दर्ज की थी एफआईआर। ये बड़ी जानकारी, नरेंद्र गिरी संदिग्ध मौत मामले में एक और खुलासा है। देखिए, बिना लिखित तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। ये कहा जा रहा है कि मौखिक तहरीर पर ही एफआईआर दर्ज हुई थी। जॉर्ज टाउन थाने की पुलिस को मौखिक सूचना दी गई थी और शिकायतकर्ता ने एफआईआर वापस लेने के लिए अर्जी दी है। शिकायतकर्ताओं ने सीबीआई को भी बयान दिया था। दोनों के वकीलों ने जान के खतरे की आशंका भी जताई, ये खबर है। और अमरगिरी साथ में पवन महाराज ने सुरक्षा की मांग भी की है। वो जान का खतरा बता रहे हैं। ये उन्होंने सीबीआई से भी कहा है कि उनकी जान को खतरा है। दोनों ही वकीलों ने जान के खतरे की आशंका जाहिर की है। ये बड़ी खबर आपके सामने है। देखिए, बिना लिखित तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया था, एफआईआर दर्ज की थी। ये बड़ा खुलासा हुआ और ये जानकारी मिल रही है कि मौखिक तहरीर पर ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। और चलिए ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन प्रयागराज से इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोइन, बताएं कि इस खुलासे का इस पूरे केस पर किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए, आपको बता दें कि साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में एक और चौंकाने वाला और बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। एबीपी गंगा के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है। एक्सक्लूसिव तौर पर हमारे पास इस बात की जानकारी है कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में यूपी पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी वो बिना किसी लिखित तहरीर के की थी। सिर्फ मौखिक सूचना के आधार पर जो जॉर्ज टाउन थाने में दी गई थी, उसी के आधार पर प्रयागराज पुलिस ने केस दर्ज किया था। और जो मौखिक सूचना देने वाले महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं, चाहे वो अमर गिरी हो चाहे पवन महाराज हो, दोनों का कहना है कि हमने सिर्फ महंत नरेंद्र गिरी के निधन की सूचना दी थी, हमने किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की थी। तो जब ये बात इलाहाबाद हाई कोर्ट तक गई, हलफनामे के जरिए गई, तो उस पर सवाल उठने लगे। सवाल ये उठाए जाने लगे कि दोनों जो शिकायत करता है वो पलट गए हैं। लेकिन एबीपी गंगा के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि दोनों झूठ नहीं बोल रहे हैं। दोनों शुरू से यही बातें कह रहे हैं। दोनों ने सीबीआई को, घटना के बाद सीबीआई को जो बयान दिया था उसमें भी यही बात कही थी कि उन्होंने थाने जाकर सिर्फ मौखिक सूचना ही दी थी, कोई लिखित तहरीर नहीं दी थी। देखिए, हमारे पास सीबीआई को दिए गए बयान की वो प्रमाणित कॉपी है जो अमरगिरी और पवन महाराज ने दी थी। ये वो कॉपी है जो सीबीआई को दी गई थी, सीबीआई को बयान दिया गया था और सीबीआई ने ये डॉक्यूमेंट्स इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल भी किए हैं। देखिए, पेज नंबर 153, इसमें जो अमरगिरी की तरफ से कहा गया है, ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उसी रात में मैं श्री पवन कुमार शुक्ला के साथ थाना जॉर्ज टाउन प्रयागराज गया, जहां पर हम दोनों की मौखिक तहरीर पर स्थानीय पुलिस ने मुकदमा कायम किया था। यानी मौखिक तहरीर, मौखिक रूप से सूचना दी गई थी, कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई थी। ऐसे में ये सवाल उठते हैं कि आखिर यूपी पुलिस ने इतने हाई प्रोफाइल, इतने गंभीर और इतने चर्चित मामले में जल्दबाजी क्यों दिखाई थी? क्यों महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी बलबीर गिरी के प्रयागराज आने का इंतजार क्यों नहीं किया गया था? क्या यूपी पुलिस के ऊपर कोई दबाव था? क्या कोई ऐसा तथ्य था जिसकी वजह से जल्दबाजी दिखाई गई? क्योंकि जो दोनों शिकायतकर्ता हैं, जो एफआईआर वापस लेना चाहते हैं, उनके वकीलों की तरफ से अब यह कहा जा रहा है कि उन पर दबाव डाला जा रहा है, उनकी जान माल को खतरा है। उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज का प्रशासन दोनों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे, नहीं तो उन्हें खतरा हो सकता है। तो बेहद चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि इतने हाई प्रोफाइल मामले में, इतने चर्चित मामले में जिस तरीके से जल्दबाजी दिखाई गई, वो जल्दबाजी सवाल उठाने वाली है। और यह भी कहा जा सकता है कि महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की जो गुत्थी है, वो सुलझने के बजाय लगातार और उलझती चली जा रही है। और इस बीच बाराबंकी भी सरयू नदी के सैलाब के संकट से गुजर रहा है। जिले के कई इलाकों में सरयू नदी में जलस्तर बढ़ने से जबरदस्त कटान हो रहा है। जिले के यहां रामसनेही घाट तहसील में बसंतपुर और पतरा गांव में
1.5 दर्जन मकान सरयू नदी में बह जाने के बाद यहां दहशत का माहौल है। वहीं सिरौली गौसपुर तहसील में तेलवारी और साथ ही गोभरा समेत आधा दर्जन गांव के पास कटान तेज होने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। सरयू नदी में समा रखे घरों को बचाने के लिए जिला प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। ग्रामीण अपने अपने घरों को अब तोड़ रहे हैं और इनकी ईंट और लोहे का सरिया निकालने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के लिए परेशानी कितनी है। इनका कहना है कि लगातार कटान हो रहा है, घर इसमें समा रखे हैं और प्रशासन से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही है। 1.5 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अपने घरों को तोड़कर अब जरूरी सामान इससे निकाल रहे हैं। बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने राजू श्रीवास्तव की पत्नी से बात की है। पीएम ने शिखा श्रीवास्तव से फोन पर बातचीत की है और राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य की पीएम ने जानकारी ली है। राजू श्रीवास्तव की पत्नी शिखा श्रीवास्तव से ये जानकारी है। और हार्ट अटैक के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती है राजू श्रीवास्तव, ये आप जानते हैं। और राजू श्रीवास्तव की हालत स्थिर बताई जा रही है। अभी ये बड़ी खबर आपके सामने है। पीएम मोदी ने राजू श्रीवास्तव की पत्नी से फोन पर बातचीत की है, शिखा श्रीवास्तव से, और राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य के संबंध में पीएम ने जानकारी ली है। हार्ट अटैक उनको जिम में वर्कआउट के दौरान आ गया था, जिसके बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया। 10 तारीख को एम्स में उनको भर्ती करवाया गया और ये कहा गया अस्पताल की तरफ से भी कि उनका ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो बेहोश है, उनको होश नहीं आया हुआ है। और इसी बीच में पीएम मोदी ने शिखा श्रीवास्तव से, जो कि राजू श्रीवास्तव की पत्नी है, उनसे फोन पर बात किया है पीएम मोदी ने, ये कहा जा रहा है। इससे पहले कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनके परिवार से बातचीत की थी फोन पर। यह खबर सामने आई और सीएम योगी को लेकर भी जानकारी मिली कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनके परिवार से फोन पर बातचीत की और हालचाल जाना, डॉक्टर्स को बेहतर इलाज देने के लिए कहा। और आज पीएम मोदी ने भी बात की है राजू श्रीवास्तव के परिवार से, ये जानकारी। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं दिल्ली का। हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या अपडेट है? अभी तक कोई हेल्थ बुलेटिन राजू श्रीवास्तव का जारी किया गया है डॉक्टर्स की तरफ से? कैसी स्थिति उनकी बताई जा रही है? देखिए, अगर बात करें तो हालात अभी भी स्थिर हैं और इस तरीके से, जिस तरीके से उनको ऑपरेशन के बाद से लगातार होश नहीं आया, अभी भी होश नहीं आया हुआ है। उनको अगर बात करें तो वेंटिलेटर सपोर्ट रखा गया, क्योंकि जिस तरीके से अटैक आया था उसके बाद उनके अगर बात करें तो दिल के साथ साथ दिमाग पर भी असर पड़ा है। यही कारण है कि अभी तक उनको होश नहीं आया हुआ है। एम्स के 11 डॉक्टरों की टीम उन पर लगातार निगरानी रखे हुए है और लगातार ये देख रही है कि राजू श्रीवास्तव शरीर में किस तरीके से हलचल हो रही है, क्योंकि उनका जो बीपी है वो लगातार अप डाउन हो रहा है। इसीलिए अगर बात करें तो डॉक्टरों की टीम लगातार उन पर निगरानी रखे हुए है। प्रधानमंत्री समेत देश के जितने भी शीर्ष नेता हैं, सभी ने अगर बात करें तो राजू श्रीवास्तव की पत्नी से बातचीत भी किया है। इसके अलावा एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया को भी अगर बात करें तो खासतौर पे कहा गया है कि राजू श्रीवास्तव के हालात को पूरी तरीके से नजर में रखें और बताएं कि किस तरीके से क्या कुछ हलचल हो रही है, क्या कुछ अपडेट है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एम्स के निदेशक से बातचीत की थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम सारे अधिकारियों को हिदायत दी है कि जो भी सहयोग हो राजू श्रीवास्तव के परिवार को वो किया जाए। तो फिलहाल अगर बात करें तो उनके लिए दुआ का वक्त है, क्योंकि सभी, जिस तरीके से वो बहुत बड़े हास्य कलाकार है, बहुत बड़े कॉमेडियन है और उत्तर प्रदेश फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, तो सभी लोग दुआ कर रहे हैं लगातार कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो। लेकिन अभी भी अगर बात करें तो उनके हालात में किसी तरीके से कोई सुधार नहीं हुआ है। डॉक्टरों को उम्मीद है कि उनके हालात में जल्दी सुधार होगा और लगातार निगरानी उन पर रखी जा रही है। 11 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है जो लगातार राजू श्रीवास्तव के सेहत पर निगरानी रख रही है। बिल्कुल ठीक है अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब पीएम ने भी बातचीत की है। अभी हेल्थ बुलेटिन कोई जारी नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही कोई हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा एम्स हॉस्पिटल की तरफ से। यह अविनाश ने जानकारी दी है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस बीच कानपुर से आपको दे दें, जहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कराची खाना ब्रांच के अंदर से गायब हुआ है लॉकर। ग्राहक का लॉकर, जिसमें 1 किलो 9 ग्राम सोना रखने का दावा किया गया है। बैंक पर अब आरोप लगाते हुए पुलिस को इस मामले में तहरीर दी गई है। लॉकर में रखे सोने की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। ग्राहक का दावा है कि अप्रैल से लगातार बैंक से लगा रहा था वो गुहार, बैंक ने उसकी सुनवाई नहीं की। पुलिस ने बैंक प्रबंधन के साथ अब जांच का आश्वासन दिया है। ग्राहक ने 18 साल से यहां ऑपरेट नहीं किया था अपना लॉकर। बैंक प्रबंधन ने 11 लोगों को अब लॉकर टूटने के बाद 2 करोड़ रुपए
जहां दिए हैं और 58 यहां तकरीबन 68 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया था। और रतीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। रतीश, थोड़ा समझाएं कि ये मामला कब का घटित है और इस मामले में अब पुलिस क्या कह रही है? देखिए, इस वर्ष अप्रैल महीने में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कराची खाना शाखा में जब एक ग्राहक अपने लॉकर को ऑपरेट करने पहुंचा था तो उसे रखा गया जेवरात वहां नहीं मिला था। इसके बाद हड़कंप मचा था और एक के बाद एक 11 ग्राहकों ने जब अपने बैंक के लॉकर चेक किए तो वहां से उनका हीरे जवाहरात और सोने का जो सामान था वो गायब मिला, जिसके बाद काफी हल्ला मचा था और बैंक प्रबंधन ने ग्राहकों के साथ समझौता करते हुए 11 ग्राहकों को लॉकर टूटने के बाद 2 करोड़ 68 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। उसी वक्त ये ग्राहक भी पहुंचे थे, लेकिन बैंक ने इनको तड़काने वाले रवैये के साथ ही अब तक तड़काते रहे। अप्रैल महीने से लेकर अब अगस्त हो चुका है, कई बार पत्राचार भी किया गया इनके द्वारा, लेकिन इनको इनके लॉकर तक रीच नहीं कराई जा सकी। अब इसके बाद इन्होंने पुलिस को तहरीर दी है और पुलिस की तहरीर के बाद ये मामला निकल के आया है कि इनका बैंक लॉकर ही गायब हो गया है। अभी तक ग्राहकों के लॉकर से जेवरात गायब होते थे, लेकिन अब इनका बैंक प्रबंधन ने बताया है कि इनका लॉकर ही नहीं मिल रहा है, जो 391 बी नंबर का है। ऐसे में बड़ी संदिग्ध स्थिति पैदा हो गई है और पुलिस ने जांच का भरोसा दिलाया। हालांकि पुलिस को तहरीर दे दी गई है, लेकिन FIR फिलहाल अभी नहीं की गई है। जी ठीक है रतीश, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। खबर मुरादाबाद से है, जहां मुगलपुरा इलाके में एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुदकुशी कर ली। इसके लिए महिला के परिजन अब ससुराल पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। मृतका की मां का आरोप है कि ससुराल वाले दहेज का दबाव लगातार बना रहे थे, जिसकी वजह से काफी लंबे समय से महिला को परेशान किया जा रहा था। दरअसल मुस्लिम महिला ने प्रेम प्रसंग में 28 मई को अजय दिवाकर से शादी कर ली थी, जिसके बाद महिला ने धर्म परिवर्तन कर लिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सना नाम की एक महिला ने, जिसकी 3.5 महीने पहले शादी हुई थी, फांसी से लटक कर आत्महत्या कर ली है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं आवश्यक विधि कार्यवाहियां की जा रही हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।